देखो सुनो, सैलरी मतलब क्या होता है, सुनो सबसे पहले समझो यहाँ पर। सैलरी हम लोग का ना, सुनो, सैलरी हम लोग का ना इनकम का सबसे पहला हेड है। हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में समझा दे रहे, ठीक है। सैलरी हम लोग का क्या है, इनकम का सबसे फर्स्ट हेड है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी ही है। इसमें देखो क्या है, जो भी इम्प्लाई होता है, जो भी कहीं भी काम करता है, या तो सर्विस देता है, दो ही चीज ने करेगा, या तो शरीर से करेगा, ठीक है, या तो कोई सर्विस देगा, दो ही चीज में होगा, ठीक है। तो उसके बदले जो उसको दिया जाता है, रेम्युनरेशन बोलो, या उसके बदले जो उसका कंसिडरेशन दिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, सैलरी। यही ना होता है। अब देखो अलाउंस, अलाउंस क्या होता है, देखो जो भी सैलरी के अलावा, सैलरी तो मिलेगा ही, सैलरी के अलावा जो भी उसको मंथली या कोई चीज़ में, मंथली में अगर देता है कैश में, तो उसको क्या बोला जाता है, अलाउंस, ठीक है ना। जैसे देखो अभी अलाउंस क्या हो गया, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। फुल्ली टैक्सेबल मतलब इसमें कोई तरह का छूट नहीं है, पूरा का पूरा टैक्स लगेगा। जैसे डियरनेस अलाउंस, डियरनेस पे, दोनों में क्या अंतर है, डियरनेस अलाउंस टर्म एंड कंडीशन नहीं होता है, और डियरनेस पे हमेशा टर्म एंड, मतलब इसका सब जगह यूज होगा। टर्म एंड कंडीशन मतलब क्या होगा, इसका सब जगह यूज होगा। सब जगह मतलब रेंट फ्री हाउस निकालते समय, एचआरए निकालते समय, ठीक है, जब जब से ले आरपीएफ निकालते समय, सब में यूज होगा। सीसीए हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, ये सब जब भी रहेगा ना, सर्वेंट अलाउंस हो गया, टिफिन अलाउंस हो गया, सिम बहुत कम लिखा हुआ है, तो ये सब जब भी रहेगा पूरा का पूरा टैक्सेबल रहेगा। उसके बाद मेन हम लोग का पता है झमेला कहाँ है, यहाँ से पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, यही इसी में हम लोग को रूल याद रखना है। तो देखो सबसे पहले इसमें हम लोग का क्या है, देखो सबसे पहले हम लोग ने, सबसे पहले हम लोग का आता है एचआरए, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस। देखो ये टॉपिक है फर्स्ट नंबर, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, लिख, इसके पीछे होगा लिखा हुआ। तो देखो इसमें तुम लोग को बताए थे, सुन लो, अगर कोई किसी का छूट भी गया था, पिछला बार हम पढ़ाए थे, तो छूटा था ना, किसी का एचआरए के दिन ही नहीं आया था, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है कि क्या लिखता है, नीचे नीचे में जो सबसे कम होगा, ए बी सी तीन है ना, तीन में जो सबसे कम होगा, तीनों में जो सबसे कम होगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट मतलब उतना छूट मिलेगा, उतना का क्या मिलेगा, छूट। तक क्या, रेंट पेड। अब बोलेगा रेंट पेड कहाँ, तो जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे देखना, रेंट पेड उसमें क्या रहेगा, दिया रहेगा। तो रेंट पेड माइनस 10% सैलरी। यहाँ सैलरी का मीन्स देखो नीचे में लिखा हुआ, हम बता रहे हैं इसके पहले। फिर बी नंबर 40% ऑफ सैलरी, ठीक है। सबसे पहले रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और सेकेंड 40% ऑफ सैलरी। लेकिन अगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई रहेगा तो सैलरी का कितना देना, 50% देना, ठीक है। और हाउस रेंट अलाउंस रिसीव, तीनों में से जो कम होगा, ठीक है, तीनों में से जो कम होगा तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर देखो लिखा, अगर एम्प्लाई अपने मकान में रह रहा है, अगर अपने मकान या ऐसा जगह रह रहा है, मान लो पूरा अभी नहीं लिखे, अपना मकान या तो ऐसा जगह रह रहा है जहाँ उसको रेंट नहीं लग रहा है, बाई चांस क्या लग रहा है, रेंट नया, तो मान लो हमको, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग सर्विस करते हैं, ठीक है, हम लोग यहीं पर सर्विस करेंगे तो अपना घर में रहेंगे, एचआरए तो मिलेगा ही, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, उसमें कोई छूट मिलने वाला नहीं है। जब हम लोग कहीं रेंट पे रहेंगे, या तो ऐसा भी होता है बहुत आदमी कहीं जाता है रिलेशन का घर में रह गया, जहाँ उसको रेंट नहीं लग रहा है, तो पूरा का पूरा एचआरए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो सैलरी, सैलरी सब जगह देख रही है ना, इसका देखो सैलरी मतलब एकदम याद रखना है, इसमें इसका सैलरी बहुत ईजी है, इसका और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो आरपीएफ में हम लोग डालते हैं प्रोविडेंट फंड में, दोनों का सैलरी सेम है। सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी, मतलब पर मंथ जितना मिल रहा है वो, डीए इन पार्ट ऑफ सैलरी। अगर देखो यहाँ लिख दिए नीचे में, डीए तभी लेंगे जब वो पार्ट ऑफ क्या रहेगा, सैलरी रहेगा, नहीं तो नहीं। और डीपी मतलब दुर्गा पूजा नहीं, ठीक है, डियरनेस पे, ठीक है, ये हमेशा लेना है। देखो इसके नीचे हम नहीं लिखे टर्म एंड कंडीशन। उसके बाद कमीशन लेंगे, देखो अब एक चीज और बताते हैं, एग्जाम में आ जाता है ऐसा वाला, कमीशन देख के वहाँ हड़बड़ाना नहीं। कमीशन तभी लेंगे जब ऑन सेल्स पर रहेगा, फिक्स परसेंटेज से तो नहीं। जैसे बहुत हमेशा देते हैं कमीशन 4,000, तब नहीं लेंगे, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना। हम लोग भी जब एग्जाम दिए थे तो आया था कमीशन सिर्फ लिख देगा, तब कमीशन नहीं लेना है। जब तक कमीशन के बारे में ये नहीं लिखेगा कि फिक्स परसेंटेज ऑन सेल्स, ठीक है, फिक्स परसेंटेज ऑन, तब तक नहीं लेना है, ठीक है। अब आ जाइए, हो गया ये एचआरए, ठीक है। जब एचआरए रहेगा तो हम लोग क्या क्या जरूरत पड़ेगा, फिर से समझ लो, रेंट पेड का जरूरत पड़ेगा, सैलरी का जरूरत पड़ेगा, बस एचआरए का तीन ही चीज का जरूरत है, रेंट का, एचआरए रिसीव कितना मिल रहा है, और सैलरी निकालना है। और तीस चौथा चीज का कोई जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखना है। मान लो शॉर्ट में आ जाए तो, है ना। और वैसे शॉर्ट में आए या ना आए, लॉन्ग टाइप में तो रहना ही है एक तो क्वेश्चन। उसके बाद देखो एजुकेशन अलाउंस, मतलब पढ़ाने लिखाने का 100 रुपया पर मंथ एग्जाम्प्ट होगा,
पर बच्चा, लेकिन अधिक से अधिक कितना, दो बच्चा ही, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है। हॉस्टल अलाउंस 300 रुपये, मान लो कोई बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है, ठीक है, तो कितना रुपया, 300 रुपया पर मंथ, इसमें भी मैक्सिमम 2। ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1600 रुपये पर मंथ, अभी इसका शायद चेंज भी थोड़ा बहुत हो गया ना शायद ठीक है, 1600 रुपये पर मंथ, लेकिन इसमें अंधा लंगड़ा बहरा गूंगा रहेगा तो 3200 रुपया, जिसको ना विकलांग टाइप का रहेगा तो ज़्यादा उसको मिलेगा। उसके बाद क्या लिखता है, अंडरग्राउंड अलाउंस कितना हो जाएगा, 800 रुपया पर मंथ। ठीक है। उसके बाद ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 रुपया पर मंथ, इसमें है और सारा चार्ट है। अब देखो फुल्ली एग्जेम्प्ट मतलब क्या होता है, मतलब इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा छूट, जैसे फॉरेन अलाउंस। ठीक है। अलाउंस सुप्रीम एंड हाई कोर्ट जज लोग को अलाउंस मिलता है ना, वो पूरा का पूरा क्या है, छूट है उसमें। ठीक है। अलाउंस फ्रॉम यूनाइटेड नेशन, अगर मान लो कहीं से हम लोग को मिल रहा है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से मिल रहा है, तो वो भी हम लोग का मतलब 3 ही हम लोग का क्या है, छूट। ये आएगा नहीं क्वेश्चन में। अब सुनेगा, हम लोग का आता परक्विजिट्स, क्या होता है, ये तुमको फैसिलिटी देगा। ठीक है ना, अलाउंस देगा, से बेसिक सैलरी देगा, उसके बाद और तुमको फैसिलिटी देगा, तो उसको क्या बोलते हैं, परक्विजिट। लेकिन वही फैसिलिटी जिसको हम लोग मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं कि इतना का हमको फैसिलिटी मिल रहा है। जैसे सबसे पहले मेडिकल बेनिफिट देता देखता है, इधर भी हम लोग देखते हैं ना कि कोई हॉस्पिटल से टाई अप करवा दिया कर्मचारी का, कि तुमको जितना भी हो तेरा परिवार का या बच्चा जो भी जिससे टर्म एंड कंडीशन रहा, सबका अलग अलग होता है, अपना हॉस्पिटल में तुम कराओ, इतना है ना, होता है ना। जैसे BSL में देखो, जो BSL में काम करता है सबका फ्री में इलाज होता है वहाँ। के मेमोरियल में जो काम कर, के मेमोरियल नहीं, इलेक्ट्रोस्टिल में जो काम करता है सब यहाँ के मेमोरियल में फ्री में इलाज होता है ना। तो देखो उसमें क्या लिखता है, अगर इम्प्लाई, ठीक है, अगर इम्प्लाई जो बहुत सारा ऐसा संस्था जो बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, अब मान लो जैसे भी हम यहाँ का एग्जांपल लिए, मान लो कितना पैसा उसको पेमेंट करता हो, कितना कर्मचारी आता है, तो बहुत कोई क्या करता है, जब बड़ा अगर बिजनेस होता है ना, तो खुद का एक हॉस्पिटल खोल लेता है। ठीक है ना, खुद का एक हॉस्पिटल खोल लिया, उसी में अपना बाहर का भी इलाज हुआ और अपना उसका इम्प्लाई का भी इलाज होता है। तो अगर वैसा हो, जैसे यहाँ पर देखो ना, हम लोग के सामने तो एग्जाम्पल है ना BSL, वहाँ पर जितना भी हम लोग का BGH में जितना भी इलाज होता है, अगर तुम करवाओ, अगर BSL में हम लोग का किसी का है जॉब और हम लोग वहाँ करवाते हैं, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट। लेकिन अगर दूसरा जगह करवाते हैं, जैसे मान लो वहाँ से हट के मेमोरियल में कराते हैं, मुस्कान में कराते हैं, तो कितना रुपये तक छूट मिलेगा, मात्र 15,000 रुपये। तो बाकी जितना रहेगा सब क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये ला सबसे बड़ा झमेला है, जब पढ़ेंगे तो कैसे जानेंगे रेंट फ्री हाउस है कि HRA है। तो याद रखना, सबसे पहले सुन लो, होता है ना, कैसे जानेंगे कि रेंट फ्री हाउस है कि रेंट फ्री हाउस है। तो HRA में एकदम फिक्स है कि हाउस रेंट अलाउंस दिया रहेगा, एकदम यही चीज़ पकड़ने का एक ही उपाय है, हाउस रेंट अलाउंस क्या रहेगा। जैसे अलाउंस लिख दिया, हाउस रेंट अलाउंस, समझना हाउस रेंट अलाउंस है। रेंट फ्री हाउस में लिखेगा कि उसको एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है, नाम ही है रेंट फ्री हाउस, मतलब तुमको ऐसा जगह कहीं रहने के लिए व्यवस्था कर दिया जहाँ तुमको रेंट लगने का नहीं है, नाम यही ना हुआ इसका, रेंट फ्री हाउस मतलब यही चीज़ ना हुआ। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला क्या, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल, इसमें कोई कुछ नहीं है, जितना गवर्नमेंट रूल रहेगा ना। लेकिन अदर एम्प्लॉय रहेगा तब हम लोग को याद रखना है। ठीक है, अदर एम्प्लॉय रहेगा तो हम लोग को देखो क्या याद रखना है, सुन लो ध्यान से। अगर अदर एम्प्लॉय रहेगा तो देखो, अब इसमें क्या है कि अगर हाउस किसका, एम्प्लॉयर का है, किसका है, एम्प्लॉयर, मतलब देखता है यहीं पर हम लोग का देखो BSL का अपना क्वार्टर बना हुआ है ना, तो अपना उसका घर हुआ है। तब वैसा क्या करेंगे, पॉपुलेशन देखेंगे, क्या देखेंगे, पॉपुलेशन। अब दिया रहेगा क्वेश्चन, इन्हें कि हम लोग अपने मन से देखेंगे, इन्हें कि अब कोई शहर का तुमको याद नहीं पॉपुलेशन, हम लोग को पॉपुलेशन दिया हुआ रहेगा। अब कैसे जानेंगे कि पॉपुलेशन ही दिए, मतलब घर इसका है कि किसका है, तो लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, और पॉपुलेशन भी दिया रहेगा। तो देखो अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है, 25 लाख से ज़्यादा, मानो इधर से समझो 0 से 10 लाख, तो 7.5% सैलरी का। 10 लाख से ज़्यादा लेकिन 25 लाख से कम, तो सैलरी का कितना परसेंट, 10%। अब 25 लाख से ज़्यादा रहेगा तब सैलरी का 15%। ठीक है, अब समझो यहाँ पर इसमें सैलरी लंबा है, इसमें सैलरी DNS अलाउंस में हमेशा याद रखना पार्ट ऑफ सैलरी रहना चाहिए। DNS अलाउंस हो गया, DP हो गया, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, ऑल टैक्सेबल अलाउंस। हम लोग जब भी बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे तो देखो कैसे लिखा जाता है, बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे पहले सैलरी लिखेंगे, फिर जितना तरह का अलाउंस रहेगा पहले पूरा अलाउंस खोज के लिखेंगे। ये नहीं कि नीचे दिया है, मान लो DA दे दिया सबसे क्वेश्चन का लास्ट में, तो लास्ट में नहीं लिखेंगे, उसको ऊपर में लिखेंगे।
तो सबसे पहले बेसिक सैलरी लिखेंगे, उसका जितना अलाउंस रहेगा सब अलाउंस लिखेंगे, उसके बाद परक्विजिट्स लिखेंगे। याद रखना कभी बनाने के समय ना, सबसे पहले बेसिक सैलरी और जितना टैक्सेबल अलाउंस है पहले टैक्सेबल अलाउंस ऊपर में लिखेंगे, उसके बाद परक्विजिट्स स्टार्ट किया जाता है। तो उसमें क्या लिखा कि बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, डीपी, बोनस, कमीशन, मतलब इसमें समझो ना सब कुछ आएगा। परक्विजिट्स छोड़ के जितना अलाउंस है सब अलाउंस आ जाएगा, खाली टैक्सेबल होना चाहिए, जितना टैक्सेबल रहेगा उतना होगा, बाकी नहीं होगा। अब देखो, अब एक चीज़ और है कि ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मान लो कोई अपना क्वार्टर नहीं बनाया, कोई कंपनी अपना क्वार्टर नहीं बनाया, अगर क्वार्टर नहीं बनाया तो क्या करेगा, कहीं पर भाड़ा पर ही लेके तुमको देगा, तब क्या होगा, तो सैलरी का 15%, ठीक है, सैलरी का कितना परसेंट, सैलरी का 15% या रेंट पेड, ठीक है, सैलरी का 15%, यहाँ भी सैलरी यही सैलरी रहेगा, सैलरी का 15% या तो रेंट पेड, दोनों में से क्या जो भी कम रहेगा वो रेंट फ्री हाउस का वैल्यू होगा, ठीक है, रेंट फ्री हाउस का वैल्यू होगा। तो ज़्यादा यही यूज होता था हम लोग का ना, ठीक है, रेंट पेड वाला ही ज़्यादा यूज, ये बहुत एक दो क्वेश्चन में ही हम लोग का आया था, बाकी समय यही ना आया था। 15%, देखो रेंट फ्री हाउस हो गया, देखो कार, यही सब ज़्यादा फंसाता है हम लोग को, क्या देखो जानती है सबसे ज़्यादा हम लोग को किस में दिक्कत होता है कि HRA, देखो हम लोग सैलरी पढ़े है ना, क्या क्या ज़्यादा था बताओ, HRA, कार, रेंट फ्री हाउस, एक RPF, ये 4 टॉपिक अगर क्लियर हो गया तो सैलरी समझ जाना कि बस सब बनेगा क्वेश्चन, कुछ नया वहाँ नहीं देगा, जिसे देर नया नया देगा तो हम लोग तो समझ नहीं पाएंगे, मान लो स्टूडेंट के व्यू से तो देखा जाएगा, लेकिन वहाँ नया जितना पढ़े उसी के बीच नया आएगा, नया रहेगा, सबके लिए नया रहेगा। देखो अब कार दो प्रकार से दे सकता है, या तो एक कार देगा तुमको, या तो फिर एक से अधिक, ठीक है, या तो एक कार या तो एक से अधिक। आप समझो यहाँ पर, अब हम लोग का क्या है, अगर कार अगर अपना है तो भाड़ा पर लेके दिया तो बात अलग, अपना अगर जैसे कार दिया है तो देखो आप अपना दिया है तो 3 कंडीशन हो सकता है, अब मान लो तुमको एक कार प्रोवाइड किया गया कंपनी के द्वारा, तो 3 कंडीशन होगा, कितना कंडीशन होगा, 3, क्या क्या कंडीशन होगा, या तो फुल्ली ऑफिस यूज, ठीक है, जो भी हम लोग को कार मिला है ना, यहाँ देखो सब जो भी कार मिला पूरा फुल्ली ऑफिस यूज, मतलब हम उसका प्राइवेट यूज कुछ नहीं करते हैं, अपना वहीं पर वहीं से वहीं जाते हैं ड्यूटी, वहीं से उसका काम करते हैं, उसी काम से कहीं जाते आते हैं, और फिर कार वहीं पर लगा के घर आ जाते हैं, ठीक है, तो उसका तब हम लोग को क्यों मतलब है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नील। लेकिन अगर ऐसा है, ऐसे तुमको कार दिया है, सिर्फ तुमको पर्सनल दे दिया है वो कार, कि तुम सिर्फ पर्सनल यूज होगा, क्या होगा, सिर्फ पर्सनल यूज, तब देखो रनिंग एक्सपेंसेस, मतलब रनिंग एक्सपेंसेस मतलब समझिए जैसे डीजल पेट्रोल जो भी उसमें लगता है, वो रनिंग एक्सपेंसेस पूरा जितना उसमें खर्चा होगा कार का 1 महीना में या 1 साल में जो है वो लगेगा। ड्राइवर का सैलरी, ड्राइवर का, और 10% डिप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ये चीज़ याद रखना अच्छा, ओरिजिनल कॉस्ट है, डिमिनिशिंग मेथड नहीं, जितना का कार रहेगा ना उसका 10%, अगर 5 लाख का कार है 5 लाख का 10% 50,000 हो गया। ड्राइवर का सैलरी अगर 5,000 रुपये पर मंथ है तो 5,000 रुपये पर मंथ लगेगा। और रनिंग एक्सपेंसेस है, वही रनिंग एक्सपेंसेस तुम लोग का दिया हुआ रहेगा, अपने निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग का ये भी कम आया था, 1-2 क्वेश्चन में आया था, ये तो आया ही नहीं था, और ये ज़्यादा आया था हम लोग का मिक्स यूज वाला, ठीक है, हम लोग का मिक्स यूज से पहले ये ला पढ़ा देते हैं। देखो मिक्स यूज से पहले ये देखो कि अगर एक से अधिक कार दिया है, क्या दिया, एक से अधिक कार, अगर एक से अधिक कार दिया तो पहला कार को रूल से बनाना है, रूल रेगुलेशन मतलब समझा, रूल रेगुलेशन मतलब अगर फुल यूज है तो नील हो जाएगा, पर्सनल यूज है तो ये तीनों एक्सपेंसेस लगेगा, मिक्स यूज होगा तो जब जो बता रहे हैं वो लगेगा, ठीक है। ले दूसरा कार है उसको पर्सनल यूज समझना, मतलब सेकंड में एकदम फिक्स है कि ये वाला लगेगा। अगर एक से अधिक कार है ना, 2 क्वेश्चन में था शायद कि एक क्वेश्चन में था कि 2 या शायद इस तरह का क्वेश्चन में था, तो फर्स्ट वाला हम ट्रीट करेंगे एज ए मिक्स्ड, देखो लिख दिया, पहला कार को समझ लो कि हम लोग क्या देखना है, मिक्स यूज मान के बनाना है, उसमें देख लेंगे बड़ा छोटा क्या है। और सेकेंड वाला जो कार है उसको एकदम फिक्स है कि क्या समझेंगे, पर्सनल यूज, ठीक है। अब मिक्स यूज ला समझो, सबसे ज़्यादा हम लोग का यही आया था, मिक्स यूज आया था ना, समझो इसी को हम बार बार तुम लोग को पूछते भी थे, पीटते भी थे, इसी के लिए, क्या यही क्वेश्चन हम ज़्यादा पूछते थे हमेशा। तो सुनो यार ध्यान से, अब इसमें हम लोग जब मिक्स यूज होगा तो हम लोग को पहला चीज़ सुनो, अगर मिक्स यूज होगा तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि खर्चा कौन बियर कर रहा है, मतलब एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है। अगर इम्प्लाई देखो क्या रनिंग एंड ऑल एक्सपेंस, मतलब पूरा कार का जितना खर्चा है, ठीक है, जितना कार का जितना खर्चा है कौन कौन बियर कर रहा है, एम्प्लायर। तब देखो अगर बड़ा कार है तो 2,400 रुपये पर मंथ, और छोटा कार है तो 1,800 रुपया पर मंथ है, ठीक है,
हाँ यहाँ नीचे लिख दिए पर मंथ रहेगा ये। फिर से समझ लो, एम्प्लॉयर अगर पूरा कर बोले कैसे जानेंगे, तो लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग प्राइवेट एक्सपेंसेस बोर्न बाय एम्प्लॉयर, एकदम स्पष्ट लिखा रहेगा, खोजना उसमें या तो नाम रहेगा तो नाम लिखा रहेगा। ठीक है, तो देख लेना, बड़ा कार है 2400 रुपया पर मंथ और स्मॉल कार है तो 1800। इसको ड्राइवर को चौफर भी बोला जाता है, देखी थी ना। ठीक है, चौफर भी बोला जाता है, तो उसमें 9, अगर ड्राइवर का रहेगा तभी देना है, नहीं तो नहीं देना, 900 रुपया पर मंथ। और इसमें क्या रनिंग एक्सपेंसेस अगर बोर्न बाई एम्प्लॉई, अगर रनिंग एक्सपेंसेस जितना भी कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉई अगर बियर कर रहा है, तो समझ जाना बड़ा कार है तो 900 रुपया पर मंथ, बड़ा कार है तो कितना 900 रुपया पर मंथ, और स्मॉल कार है तो 600 रुपया पर मंथ। ड्राइवर का सैलरी फिक्स रहेगा। हम लोग ऐसे याद करने बोले थे, ऐसे याद करना 2400 1800 और 900 और 600। लेकिन ये सब चीज़ देख लेना, एम्प्लॉई बियर कर रहा है कि एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। ठीक है, देखो अब एक चीज हम लोग का आता है क्या, देखो फूड है। अब देखो फूड, अगर कहीं हम लोग ड्यूटी करते हैं, चाय नाश्ता जिसको बोलते हैं रिफ्रेशमेंट, शाम हुआ, ठीक है, शाम हुआ मंगवा दिया गया चाय नाश्ता ये सब, तो उसका कोई हम लोग से चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम लोग को फूड भोजन का अगर व्यवस्था करना है, जैसे कुछ होता है ना कैंटीन वैंटीन या इस तरह का अगर कुछ खाते हैं, तो जितना हम लोग का एम्प्लॉयर दिया है वो तो लिखाएगा ही, उसमें जितना एम्प्लॉय दिया वो माइनस हो जाएगा। कितना माइनस होगा, 50 रुपया पर फूड। ठीक है, अमाउंट पेड फ्रॉम एम्प्लॉय 50 रुपया पर फूड हम लोग का क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, 50 रुपये याद रखना, कितना एग्जेम्प्ट होगा, 50 रुपया। क्लब एक्सपेंसेस टैक्सेबल होगा, सुन लो, क्लब एक्सपेंसेस सब देखी थी ना, टैक्सेबल हुआ था। यूज ऑफ मूवेबल मतलब देखो लैपटॉप सब रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। अदर जितना भी 10%, इसी तरह देखती थी किसी किसी क्वेश्चन में हम लगाते थे, रेफ्रिजरेटर है 10%, ठीक है, फर्नीचर है 10% लगाते थे ना। तो कोई चीज़ अगर हम लोग को ऐसा देता है तो 10% ओरिजिनल कॉस्ट जितना का रहेगा ना, उसका कितना परसेंट, 10%। अब मेन एगो ये चीज़ आता है आरपीएफ, नाम ही है इसका, देखो यही लाइन पढ़ो, यही इसका रूल है, यही याद भी रखना है, यही लाइन भी लिखना है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, सी लिखा गया है, सी होगा, ठीक है ना, ई लिखा गया है, कॉन्ट्रीब्यूशन CON होगा। ठीक है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी, नाम में ही फॉर्मूला है, नाम में ही सब कुछ है। देखो कि एम्प्लॉय, लेकिन एक चीज याद रखना, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉई का मत देखना। देखिए थी कोई कोई क्वेश्चन में हम लोग जब बनाए थे तब क्या किया था, एम्प्लॉई का भी दे देता, एम्प्लॉयर का भी दे देता था। उसमें अगर हम लोग कंफ्यूज होंगे तो एम्प्लॉय वाला देख लेंगे तो गलत बन जाएगा एग्जाम में। एम्प्लॉयर का देखना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो जितना भी रहेगा उसका 12% सैलरी का निकालेंगे हम लोग, साइड में क्या करेंगे 12%। और अगर हम लोग वहाँ लिख दिया कि नहीं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 14%, तुरंत दिमाग में आ जाएगा 2% ज़्यादा है, 15% दे दिया 3% ज़्यादा है। लेकिन अगर अमाउंट में दे दिया तब 2000 रुपये पर मंथ, तो 12 दूनी कितना हो गया 24,000। तब फिर हम लोग साइड में निकाल के देखेंगे सैलरी का कितना परसेंट, देखेंगे 24,000 ज़्यादा है कि कम है। अगर ज़्यादा रहेगा तब जो ज़्यादा रहेगा 12% से लिखाएगा, नहीं कम रहेगा तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कम रहेगा तो क्या ज़्यादा रहेगा, जितना ज़्यादा 12% सैलरी से जितना ज़्यादा रहेगा वो टैक्सेबल में लिखाएगा, और कम रहेगा तो क्या हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अभी 24,000 तुमको बोले ना, और हम लोग सैलरी का निकाले 12% आया 25,000, कितना आया 1,000 रुपये लिखाएगा। अब मान लो सैलरी का निकाले 12% आ गया 20,000, तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं सैलरी का कितना परसेंट 12% निकाले तो कितना 20% है ना, वहाँ दिया 24,000 ना, तो 4,000 लिखाएगा। कितना लिखाएगा, तो 24,000 डाल रहा है ना, 24,000 डाल रहा है। अगर सैलरी का मान को चलो 12% आ गया 25,000, तो 25,000 तक एग्जाम्प्ट है, जबकि हमको 24,000 में मिल रहा है, तब फिर एग्जाम्प्ट है। मतलब सैलरी का 12% से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। आज सैलरी क्या लेंगे इसमें, बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए फिर वही चीज़ है, डीए जहाँ जहाँ लिखेंगे इन टर्म ऑफ क्या होना चाहिए, कंडीशन, इन टर्म ऑफ क्या होना चाहिए, कंडीशन इन पार्ट ऑफ सैलरी, जो भी चीज़ बोलो। डीपी तो लिखना है इसमें। देखो इसका और एचआरए दोनों का सैलरी क्या है, सेम है। इसका और एचआरए दोनों का सैलरी क्या है, सेम है। ठीक है, फिर देखो यहाँ क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड 9.5% से ज़्यादा। आप बोले कैसे निकालेंगे, तो देखो प्रोविडेंट फंड का अमाउंट दिया रहेगा 1,00,000 रुपये जमा है, तो निकालेंगे 9.5%, 9,500 हुआ। अब वहाँ लिखा हुआ 10,000, तो 500 रुपये जाएगा। तो 9.5% से ज़्यादा रहेगा ना इंटरेस्ट, जो जितना ज़्यादा रहेगा वही लिखाएगा, बाकी नहीं। उसके बाद देखो इंटरटेनमेंट अलाउंस, ये भी हम लोग का बार बार आ रहा था क्या। इंटरटेनमेंट अलाउंस क्या, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्या है,
1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का 1/5 या 5,000 या इंटरटेनमेंट अलाउंस, तीनों में से जो कम रहेगा। लेकिन सिर्फ सुनो, तुमने शुरू में पूछी भी थी ये चीज़ को, शायद शिवानी ही पूछी थी कि सब में नहीं करना है, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय में करना है। इसका एक और रूल है कि इंटरटेनमेंट अलाउंस ने ऊपर में लिख देंगे, पहले जोड़ लेंगे, माइनस का काम सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। जैसे इंटरटेनमेंट अलाउंस कुछ भी है, एनीथिंग 1,000 रुपये पर मंथ है, 12,000 लिख देंगे ऊपर में, उसके बाद लास्ट में ये वाला काम करेंगे, देखेंगे तो अगर 5,000 ही है तो नीचे में 5,000 रुपये मैक्सिमम लिमिट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तीनों में जो कम होगा, जैसे 1/5 या 5,000 या तो इंटरटेनमेंट अलाउंस, इसी में तो लास्ट में काम करना है। जैसे सब अलाउंस का हम लोग ऊपर में ही काम कर देते हैं, ऊपर में जितना दिया लिख देंगे पहले। मान लो इंटरटेनमेंट अलाउंस 4,000 रुपये पर मंथ है तो 12 चौक 48 ऊपर में जोड़ देंगे, उसमें लेस उस जो भी हम लोग बाद में ये काम मतलब लास्ट में करना है, हम लोग निकालने के बाद माइनस कर देंगे लास्ट में। क्यों ऐसा इसलिए है, मान लो नहीं लिखेगी ऊपर में ना तो रूल है ना, तो फिर मान लो उस क्वेश्चन में HRA रहेगा, उस क्वेश्चन में RPF रहेगा, तो ये भी तो जुटेगा ना, HRA में नहीं जुटेगा, इसमें जुटेगा, रेंट फ्री हाउस में। उसके बाद क्या लिखता है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स फुल्ली अमाउंट, एम्प्लॉयमेंट टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स, ये लास्ट में माइनस हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या, होटल में रहने का, अगर कहीं हम लोग होटल में जाते हैं रहते हैं 15 दिन से कम रहेंगे तो कोई वैल्यू क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। लेकिन अगर 15 दिन से अधिक किसी होटल में रहते हैं तो जितना दिन रहते हैं, ठीक है ना, उसका सैलरी का 24%, सैलरी का और जितना रेंट पेड किए, दोनों में से जो कम। अब 15 दिन, तो 15 दिन तक तो रहेगा, तब तो नील ना हो जाएगा। 15 दिन से ज़्यादा रहेगा तब, ठीक है, 15 दिन से क्या होगा, ज़्यादा रहेगा तब क्या हो जाएगा, तो फिर सैलरी का 24%, एक क्वेश्चन था ऐसा, और रेंट पेड है ना। अब देखो मेन चार्ट तो यही ना हम लोग का, मेन सैलरी का चार्ट हम लोग का यही है कि सैलरी देखो सब है ना, सैलरी DA DP एडवांस सैलरी बोनस कमीशन, मतलब सैलरी DA जितना है वहाँ पर ना, जितना तरह का अलाउंस है सब यहीं लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ये वाला वैल्यू ऑफ परक्विजिशन, यहाँ से यहाँ तक सब लिखा हुआ है ना। उसके बाद परक्विजिट देख लेंगे क्या क्या हम लोग का जो जो दिया रहेगा। और एक सब चीज़ बताते, देखो आ गया तो याद आ गया, इलेक्ट्रिसिटी हो, स्वीपर हो, गार्डनर हो, कुछ भी अगर एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है ना तभी लिखेंगे, नहीं तो अपने से क्वेश्चन आया था कि अपने से क्लेम किया था, देखो उसमें लिखा था ही क्लेम, तो हम छोड़ दिए थे। लेकिन वही दूसरा जगह दूसरा क्वेश्चन में था तो एम्प्लॉयर प्रोवाइड लिखता है, एम्प्लॉय को अगर ऊपर मतलब एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी हो, कार हो, कुछ तभी लिखाएगा, और वो क्लेम करेगा हमको ये सब चाहिए, जब मिलेगा तो लिखाएगा, नहीं मिलेगा क्वेश्चन में तो नहीं लिखाएगा, ठीक है। ये वाला याद रखना, तुम इसी में ज़्यादा 9 नंबर वाला में ज़्यादा फंसती थी। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन या RPF या एक्सेस स्टेटमेंट याद करके जाना, ठीक है, छोटा मोटा थ्योरी आएगा तो। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड 9.5% से ज़्यादा रहेगा तो लिखना है, और नहीं ज़्यादा रहेगा तो नहीं लिखना है, ठीक है। ये सब तो वही तो तुम लोग को बता ही दिए थे अभी ये सब। प्रोविडेंट फंड सब देखो, ठीक है, प्रोविडेंट सुनिए, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, द अमाउंट सेव फॉर द फ्यूचर, जो हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं, भविष्य निधि, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड। जनरली ये फिक्स्ड अमाउंट इज डिडक्टेबल आउट ऑफ सैलरी, इसमें क्या होता है, जनरली एम्प्लॉई का भी कुछ अमाउंट कटता है और एम्प्लॉयर भी उसमें कुछ अमाउंट मिला के तुम्हारा प्रोविडेंट फंड में क्या करता है, डालता है, ठीक है। मेन यही है, इसका भी थ्योरी अच्छा सा आता है, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ ठीक, नहीं लिखे तो देखो इसे बोले तो देखो हम कर दे रहा, स्क्रीनशॉट लेके इसको याद करके अच्छा से जाना। ये आता है तुम लोग का प्रोविडेंट फंड क्या होता है, कितना प्रकार का होता है, इसे तो बोल रहे, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसको याद कर लेना। देखो सबसे बड़ा तुम लोग को इसमें ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए की नोट्स जैसा बना दिया गया है कि RPF हो या हाउस रेंट अलाउंस हो, सैलरी क्या यूज करते हैं, बेसिक सैलरी, DP DA तभी लिखेंगे जब टर्म एंड कंडीशन होगा, और कमीशन ऑन सेल्स फिक्स परसेंटेज, ये होगा किसका, RPF और रेंट फ्री हाउस का, HRA का। रेंट फ्री हाउस का क्या होगा, बेसिक सैलरी प्लस DNS पे प्लस DNS अलाउंस। देखिए तुम लोग जब बुक ली थी इनकम टैक्स, बीच में चुटका जैसा सा, तो उसमें यही चीज़ दिया हुआ है, उसमें ना यही चीज़ तुम लोग का दिया हुआ है कि ठीक है, तो इसको लिख लो फिर बता।